Hello and welcome. I am Dr. Anil Joshi. Welcomes you to my lecture series, Learn Radiology with Dr. Anil Joshi. This lecture series has got multiple topics. Some are for the experts like radiologists or medical people. Some are for the paraclinical people like technicians and आम लोगों के लिए हिंदी में भी उनके टॉपिक से लेक्चर्स बनाए हैं। आज का जो लेक्चर है वो हिंदी में है और आम लोगों के लिए है। जो डाउट उनके मन में आ जाते हैं वो क्लियर करने की हमने कोशिश की है, जिसको हम बोलते हैं तीसरी महीने की और तिमाही की ग्रोथ स्कैन। ये तिमाही की ग्रोथ स्कैन क्या होती है, उसमें क्या चीज़ें देखी जाती है, कैसी की जाती है, उससे क्या रिजल्ट्स आते हैं और उस रिजल्ट से पेशेंट के लिए क्या फ़ायदा होता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो ये सीरीज चालू करेंगे। आज का लेक्चर है थर्ड ट्राइमेस्टर सोनोग्राफी। इस व्याख्यान के पहले हम आपको विनती करते हैं कि ये डिस्क्लेमर आप ठीक तरह से पढ़ें। इस व्याख्यान में जो विचार हमने दिए हैं वो हमारे अनुभव पर है, मगर हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता, ना तो दो कोई इंस्टीट्यूट एक जैसे नहीं होते। हर इंस्टीट्यूट की पॉलिसीज अलग रहती है, उनके पास विशेषज्ञ अलग रहते हैं, मशीन्स अलग रहते हैं। इसके लिए जो विचार इस लेक्चर में दिए हैं वो शायद आपके लिए ठीक है या नहीं, इनकी आपके डॉक्टरों से कंफर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी। तो आज का टॉपिक हम देख रहे थे थर्ड ट्राइमेस्टर सोनोग्राफी, मतलब सोनोग्राफी जिसको 30 या 40 वीक्स में करवा देते हैं। इसके पहले जो सोनोग्राफी होती है उसको हम एंटी स्कैन बोलते हैं, उसका वीडियो आपने जरूर देखा होगा। दूसरा जो है वो एनोमली स्कैन बोलते हैं, वो भी आपने शायद देखा होगा। नहीं देखा होगा तो उसके लिंक नीचे दिए हैं, जरूर देखिए। और ये अभी जो हम देख रहे हैं ये स्कैन है 30 to 40 वीक्स के। तो बहुत से हमारे ये सब लोग सोचने लगते हैं कितने बार स्कैन करने का, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, मगर हर कोई स्कैन अलग अलग चीज़ों के लिए होती है। उसके इंडिकेशन से अलग रहते हैं, उससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन भी अलग अलग रहती है, और इससे नुकसान तो कोई है ही नहीं। ये अल्ट्रासाउंड पूरा मदर के लिए, माँ के लिए और बेटे के लिए बिल्कुल सेफ है। ये जो शेड्यूल उसका रहता है, कितने बार करना, कब करना, ये इंस्टीट्यूट पे रहता है, ऑब्स्टेट्रिशियन पे रहता है, और वो जैसा भी आपको सलाह देंगे उस तरीके से करना पड़ता है। कई बार 1 महीने में करना, 2 बार करना पड़ता है, कई बार डॉपलर स्टडीज रिपीटेड भी करनी पड़ती है। जो भी आपको उनसे सलाह मिली वैसे ही उसी तरीके से ही करना चाहिए। इसमें बहुत सी सारी जो इंफॉर्मेशन मिलती है, इसमें फीटल पोजीशन है जो वक्त पे बदल सकता है, फीटल हार्ट है जो भी वक्त पे बदल सकता है। ग्रोथ पैरामीटर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये पूरा वेस्टर्न स्टैटिस्टिक है, इसमें कोई भी इंडियन स्टैटिस्टिक नहीं है। तो हम जो कंपेयर करते हैं वो वेस्टर्न पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ये जो फर्क है ये 20 हफ्ते तक ज़्यादा नहीं पड़ता, मगर 30 से 40 हफ्ते तक थोड़ा फर्क पड़ सकता है, जिसमें फीटस की ग्रोथ आती है और दूसरा फीटस का वेट आता है, उसमें फर्क हो सकता है। और ये जो स्कैन किए जाते हैं इसके लिए कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। इसमें 2 चीजें जो देखी जाती है वो डिलीवरी कैसी होगी, कभी होगी, क्या वक्त के पहले होगी, क्या वक्त के बाद होगी, ये इसमें देखा जाता है। बच्चा ठीक तरह से बढ़ रहा है, उसके बाजू वाला पानी ठीक तरह से है, ये भी इसमें देखा जाता है। इसमें से कोई चीज़ें करेक्टेबल रहती है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, उसका बढ़ने का मेडिसिन ले सकते हैं आप। इसके लिए इससे अगर डिटेक्ट हो गए तो आपके लिए इसका फायदा ही हो सकता है। ये सोनोग्राफी पेट के ऊपर से की जाती है, क्योंकि बच्चा अभी तक बहुत ऊपर तक आया होता है और वो इजीली दिखता है। ये पोजीशन सुपाइन यानी कि लेटे हुए की जाती है। इससे कई लोगों को अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस लगने लगता है। उसका कारण है कि ये जो बच्चा और गर्भ की थैली रहती है वो आईवीसी के ऊपर कंप्रेस कर देती है ब्लड वेसल, और उसकी वजह से पेशेंट को ये 2 चीज़ें लग सकती है। उसके लिए एक आसान सा जो तरीका है वो एक साइड पे लेट जाओ,
हम पेशेंट को ही इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब स्कैन चालू रहता है, अगर आपको लगा कि कुछ अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस, पसीना आ रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो बोल दो और एक साइड को टर्न हो जाओ। हमें पेशेंट की रेस्टलेसनेस का पता चलता है और हम इमीडिएटली पेशेंट को बोलते हैं एक साइड को टर्न हो जाओ, नहीं तो सेमी आधे बैठ जाओ। किसी को ना स्कैन में क्या क्या देखा जाता है, तो उसमें देखा जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड कितना फ्लो करता है, एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, उसके लिए एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बोलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ये कोई बहुत एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आप मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास अभी इससे बढ़कर दूसरा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम ये कंपेयर कर सके। मगर थोड़ा जो फर्क पड़ता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में, उसको स्टैटिस्टिकल वेरिएशन बोलते हैं और ये हो सकता है। उसका प्लासेंटा की मैच्योरिटी देखते हैं, प्लासेंटा कितना बढ़ रहा है, मैच्योरिटी कितनी हो गई वो भी देखते हैं, उसका थिकनेस देखते हैं, और उसके बाद फीटल का हार्ट देखते हैं, फीटस का वजन देखते हैं, वेट देखते हैं, उसका ब्लड सर्कुलेशन देखते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमें पास अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है जिसका हम रीडिंग्स, अम्बिलिकल कॉर्ड का पहला रीडिंग रहता है प्लासेंटा के पास, दूसरा रहता है अम्बिलिकस के पास, तीसरा रहता है सर की मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ये जो वेसल है उसका हम रीडिंग लेते हैं। उससे पता चलता है कि फीटस को सभी तरह से ब्लड मिल रहा है। अगर पहला पेशेंट का सीजरिंग हुआ है तो उनके लिए स्कार भी देखना पड़ता है। पेट का स्कार जो होता है उसको स्ट्रेच आ जाते हैं, उसी वजह से वो भी, जिसको स्कार इंटीग्रिटी बोलते हैं, वो भी देखा जाता है। बच्चे का मूवमेंट अगर इरेगुलर है, यानी कि दोनों भी इम्पोर्टेंट है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और उसमें से कोई भी एक है तो वो इम्पोर्टेंट है, वो डॉक्टरों को इन्फॉर्म करना चाहिए और उसके बाद शायद सोनोग्राफी बोली जाएगी, नहीं तो डॉक्टर खुद ही उसका जांच करके उनको बोल देंगे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नहीं। फीटस अगर कुछ पोजीशन में है जैसा ब्रीच, ऑब्लिक, ट्रांसवर्स, तो इसके लिए भी ये जांच बोली जाती है, क्योंकि 30 हफ्ते तक या 32 हफ्ते तक बच्चे का पोजीशन चेंज हो जाता है। मगर 32 से 34 तक बच्चे का पोजीशन एक फिक्स जगह लेने लगता है, तो उसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसका पोजीशन क्या है देख लेना। अम्बिलिकस कॉर्ड ये बहुत से बार कैसा रहता है, ये गर्दन के पास रहता है, जिसको बोलते हैं न्यूकल कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड जस्ट नेक के पास है। दूसरा जो रहता है वो कॉर्ड नेक को सर्कल कर देता है, और तीसरा है अगर वो कि ये जो सर्कल रहते हैं उनमें गांठ पड़ जाती है। ये तीनों का भी पता अल्ट्रासाउंड से चल जाता है। अगर सिर्फ कॉर्ड नेक के पास है, गर्दन के पास है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं होती उसमें। और बहुत से जो इंस्ट्रक्शन इसमें रहते हैं वो जो डिलीवरी कंडक्ट करता है उनके लिए रहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा कम हो रहा है, तो अगर एकदम ये फ्लूइड कम हो गया तो थोड़ा चिंता की बात है। फीटस का ग्रोथ ज़्यादा मतलब अच्छा ये नहीं है। अगर बच्चा ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके लिए भी कुछ देखना पड़ता है। एक्सिस ग्रोथ जिसको बोलते हैं, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का कारण है। उसके बाद अगर माँ को कुछ प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लीवर के बारे में कुछ प्रॉब्लम है, तो भी इसमें देखे जाते हैं कि क्या इसका कुछ परिणाम बच्चे पे हो गया है या नहीं हो गया। ये जो है एक बच्चा है, दो है, ज़्यादा है, ये इसके पहले होता है, अभी तक पता रहता है, तो ये स्कैन में ये सिर्फ कंफर्म हो जाता है। और सबकी बढ़त एक जैसी है नहीं, वो भी देखा जाता है। एक बच्चा दूसरे से ज़्यादा बढ़ रहा है, एक कम बढ़ रहा है, वो भी इसमें पता चलता है। इससे दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। एक, बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान माँ का रहता है। उसको क्या फीलिंग आता है कि बच्चा सही तरीके से हिल रहा है, ज़्यादा हिल रहा है, कम हिल रहा है, या पेट में कुछ दर्द हो रहा है, कुछ योनि मार्ग को दर्द हो रहा है, कुछ पीठ में दर्द हो रहा है। तो ये जो कंप्लेंट है उसके लिए ये स्कैन में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि उस सभी के लिए कुछ ना कुछ कारण होता है और वो कारण ढूंढना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डिलीवरी वक्त पे करें, वक्त के पहले करें या वक्त के बाद करें, ये भी डिसाइड करने के लिए स्कैन की ज़रूरत लेनी पड़ती है। कई बार इमरजेंसी डिलीवरी भी करनी पड़ती है। पेशेंट को कुछ तकलीफ होती है, वो डॉक्टर को मिलता है,
स्कैनिंग में कलर डॉपलर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अगर उसमें ऐसा पता लगा कि बच्चे की डिलीवरी जल्दी करनी चाहिए तो वो जल्दी की जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड भी उस समय देखा जाता है। तो ये जो स्कैन किया जाता है उसमें बहुत सा बड़ा रोल ये माँ का होता है। इसलिए हम ये वीडियो बनाते समय ये ध्यान में रखा है कि उनके लिए बहुत से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस है। उन्होंने देखना चाहिए बच्चा हिलता है कम, ज़्यादा हिलता है कम हिलता है, हिलता नहीं है। मूवमेंट भी उसके कई बार स्ट्रांग रहते हैं, कई बार वीक रहते हैं, वो भी देखने चाहिए। हम अल्ट्रासाउंड पे दोनों भी देख सकते हैं। वीकर मूवमेंट जो रहते हैं ये चेस्ट के, एब्डोमेन के रहते हैं। स्ट्रांग मूवमेंट जो रहते हैं, किक मूवमेंट्स रहते हैं, वो पाँव के रहते हैं। ये दोनों भी मूवमेंट अल्ट्रासाउंड पे क्लियरली डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। कितने स्ट्रांग मूवमेंट होने चाहिए, कितने वीक मूवमेंट होने चाहिए, इस पे पता चलता है और उससे कुछ अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो दे सकते हैं। अगर बच्चे को ऑक्सीजन कम पड़ रहा है तो उसकी वजह से डॉपलर पे पता चलता है और उससे हम जो डिलीवरी कंडक्ट करता है उनको बोलते हैं जल्दी करने के लिए, ताकि ज़्यादा तक बच्चे को ब्लड सप्लाई कम न रहे। बहुत से बार इसमें ये भी पता चलता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, ये पेशेंट के पोजीशन पे रहता है और पेशेंट का डिसेंट जिसको बोलते हैं उस पे बोलते हैं। ये सभी स्टेजेस ऑफ डिलीवरी में आते हैं। इस टॉपिक का, इस लेक्चर का ये टॉपिक नहीं है, इसलिए यहाँ ये बात नहीं की जाएगी। फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल एक स्कोर रहता है जिसको कुछ चीज़ों को मार्क दिए जाते हैं। अगर ये स्कोर कितना होता है उसके ऊपर बच्चा ठीक है या नहीं इसका पता लगा सकते हैं। ब्रीदिंग मूवमेंट ये सोनोग्राफी पे पता चलता है। बॉडी मूवमेंट के, किक मूवमेंट जो रहते हैं पाँव के, वो माँ फील कर सकती है। बॉडी के टोन रहते हैं, मसल का जो टोन रहता है वो अल्ट्रासाउंड पे हम देख सकते हैं या पता कर सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम का भी हम पता कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपको लगे बच्चा ठीक है या नहीं, अगर आपने सवाल पूछा तो जवाब हमारे पास है। अल्ट्रासाउंड करके हम आपको ये सब बता सकते हैं। जैसा भी ये बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोर है, अगर वो अच्छा है, 10 के पास है, तो इसका मतलब ठीक चल रहा है सब। डॉपलर की ज़रूरत जैसी भी डिलीवरी के टाइम नज़दीक आता है तभी बढ़ जाती है। कई बार डॉपलर ये हफ्ते के बाद किया जाता है, मगर जब ऐसा वक्त आ जाता है कि जहां आपको डिलीवरी करनी है उस समय डॉपलर कई बार 6 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद भी रिपीट किया जाता है, जिससे पता चलता है बच्चा ठीक तरह से खून में ऑक्सीजनेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर बच्चे को ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रहा है तो बच्चा जन्म लेने के बाद जल्दी नहीं रोएगा। तो बच्चा जन्म के बाद जल्दी रोने वाला है या नहीं, ये भी हम डॉपलर पे पता लगा सकते हैं, जिसको फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं। क्या ये सभी चीज़ों का उत्तर है 3rd ट्राइमेस्टर सोनोग्राफी? तो जिसके लिए उत्तर आता है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चार्ट जिसमें हम ग्रोथ प्रोफाइल बोलते हैं वो हमारे नहीं है, वो बाहर से आ जाते हैं। तो 20 हफ्ते तक ठीक है, बाद में थोड़ा फर्क आ जाता है। जैसे फीटल वेट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। पेशेंट को हमेशा लगता है अगर 3 जगह अल्ट्रासाउंड किया तो फीटल वेट में कंपैरेटिव वैल्यूज आनी चाहिए, मगर वैसा होता है या नहीं होता है ये बोलना मुश्किल है। उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। ये जो फीटल वेट लिया जाता है उसके लिए जो पैरामीटर लिए जाते हैं वो है बच्चे का हेड सर्कमफरेंस, बाइपैराइटल डायमीटर, दोनों का डायमीटर, तीसरा एब्डोमिनल सर्कमफरेंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फीमर, जिससे वजह से ये कैलकुलेट किया जाता है। और ये पूरे के पूरे सभी के सभी स्टैटिस्टिक्स जो है वो इंडियन नहीं है। यानी कि आपको जो फीटल वेट दिया है उसके लिए जो फॉर्मूला लिया है वो इंडियन नहीं है, वो बाहर का है। जिस फॉर्मूले से ये वेट कैलकुलेट किया है वो आपके रिपोर्ट पे रहता है कि ये चार्ट के हिसाब से ये किया है। तो फीटल वेट एक्यूरेसी ये कोई बच्चे को बाहर तराजू में डाल के नहीं कर रहा। तो इसमें ये चीज़ें देखी जाती है, बच्चों का पेट का क्या घेर है, उसके बाद सर का क्या घेर है, फीमर की लंबाई क्या है, इसके लिए इसमें फ़र्क आ जाता है, फ़र्क पड़ सकता है। तो अभी जांच हो गई, जांच होने के बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। अगर सब कुछ अच्छा है तो ठीक है, कुछ बहुत से बार अच्छा ही रिपोर्ट आता है, उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखते। मगर नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या रहता है, तो इसमें पहली जो चीज़ आती है बच्चे को किस तरह से मॉनिटर करना पड़ेगा। क्या इसको घर भेजा जा सकता है,
क्या उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, क्या ये प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है, ये सभी इसमें पता चलते हैं और उसकी वजह से हमें एक्ट होना पड़ता है। कई बार डॉप्लर स्टडी बोल देती है बच्चे का जन्म होना चाहिए, मगर कोई भी सिचुएशन में फेवरेबल पॉइंट जो रहते हैं वो नहीं रहते नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं है तो उसी टाइम एक डिसीजन लेना पड़ता है, वो सीजेरियन करके बच्चे को जल्दी से जन्म लेने की, क्योंकि उसको जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसके लिए वो काफ़ी नहीं है। तो ये कलर डॉपलर पे पता चलता है और उसके बाद सीजेरियन सेक्शन किया जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ज़रूरत न होने पर भी सीजेरियन कर दिया, क्योंकि अगर इस वक्त पे सीजेरियन न किया जाए तो बच्चे का जो ब्लड सप्लाई है वो अगर उसके लिए काफ़ी नहीं है तो वो कुछ उसको नुकसान कर सकता है, बच्चा रोने में देर लग सकती है। इसके लिए ये डिसीजन डॉक्टरों पे ही छोड़ना चाहिए। इस स्टेज पे और एक चीज़ जो देखी जाती है वो बच्चा जन्म लेने के बाद क्या कोई चीज़ की ज़रूरत है। इसमें जो आता है वो पहला आता है वो रहता है ऑब्स्टेट्रिशियन, स्त्री रोग तज्ञ ऑब्स्टेट्रिशियन। दूसरा आता है वो न्यूनेटोलॉजिस्ट, जो बच्चों की देखभाल करने वाले डॉक्टर रहते हैं। तीसरे रहते हैं फीटल मेडिसिन के डॉक्टर। ये सभी डॉक्टरों को बोला जाता है कि ये बच्चे में ये ज़रूरत लग सकती है। और चौथा रहता है पीडियाट्रिक सर्जन। अगर कुछ सर्जिकल कॉज है तो उनके लिए सही वक्त है कि जल्दी से जल्दी बच्चे का जो भी डिफेक्ट है वो करेक्ट करवा लेना। अभी तक हम देख रहे थे थर्ड ट्राइमेस्टर की सोनोग्राफी, यानी कि सोनोग्राफी जो 30 से 40 हफ्ते के बीच में की जाती है। इनमें तीनों का रोल रहता है। सबसे बड़ा रोल है वो माँ का है, वो हमेशा बच्चे के ऊपर ध्यान रखती है। उसको मालूम है बच्चा कितने बार हिलना चाहिए, कब हिलना चाहिए, और जो मूवमेंट आते हैं किसी ताकत से आते हैं वो भी उसको पता लगता है। अगर उसमें कोई भी फर्क है तो आपने डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। आपने जो सोनोग्राफी किया है अगर उसमें ऐसा लगता है कि फिर कुछ दिन के बाद देखना पड़ेगा तो आपने सुनना चाहिए, वो करवाना चाहिए। तीसरा, कई बार ऐसा होता है सब तक ठीक चल रहा ऐसा लगता है मगर कोई इमरजेंसी चीज़ें आ जाती है। जब इमरजेंसी चीज़ें आती हैं तो दो ख्याल होते हैं, एक तो डिलीवरी जल्दी करना या डिलीवरी बाद में करना, यानी कि शेड्यूल पे करना। अगर सोनोग्राफी फाइंडिंग की वजह से आपको लगा कि बच्चे का कुछ ब्लड सप्लाई जो जा रहा है वो ठीक तरह से नहीं जा रहा है और बच्चा डिस्ट्रेस में है, तो उसके लिए इमरजेंसी प्लान करना पड़ता है और बच्चे की डिलीवरी करनी पड़ती है। उसी समय वक्त पे ऐसा हो जाता है कि आपको सडनली डिसीजन दिया जाता है कि बच्चे की डिलीवरी करनी पड़ेगी। ये आपको सुनना चाहिए, क्योंकि इधर सवाल है बच्चा जो माँ के पेट के अंदर है उसको ऑक्सीजनेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है, जिसके लिए हमें फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं। तो जब ये हो जाता है तब डिलीवरी के समय एक नियोनेटोलॉजिस्ट भी रहता है, दूसरा फीटल मेडिसिन वाले डॉक्टर भी रहते हैं और तीसरे पीडियाट्रिक सर्जन भी रहते हैं कि जिनको अगर कुछ सर्जरी करनी पड़ी बच्चे की तो ज़्यादा वक्त से कुछ जंतु संसर्ग हो गया या कुछ लेट हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों की वजह से थर्ड ट्राइमेस्टर सोनोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से पेशेंट में कुछ भी नहीं होता, सब ठीक होता है, सोनोग्राफी ठीक आती है, डॉपलर फाइंडिंग ठीक आते हैं, डिलीवरी की डेट भी फिक्स हो जाती है जो आपको ऑलरेडी डेटिंग स्कैन में पता चला है। एनोमलीज का तो सवाल नहीं आता, क्योंकि एनोमली स्कैन के टाइम ही आपको बोला दिया जाता है। तो बचा सवाल सिर्फ एक ही, बच्चे की डिलीवरी सही वक्त पे होनी चाहिए और बच्चा स्वास्थ्यपूर्ण होना चाहिए। तो उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, हम आपको स्वास्थ्यपूर्ण जिंदगी की शुभकामना देते हैं। हमें लगता है किस्मत आपको जरूर साथ देगी। खुद का ख्याल रखना और अपने बढ़ने वाले गर्भ का भी ध्यान रखना। जल्दी आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। हमने अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो किए हैं, वो आपको वेबसाइट पे भी मिल सकते हैं, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल सकते हैं।
तो उसके साथ हम ये लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।